हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम सीटेट 2012 नवंबर में आया हुआ जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको आज हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये पॉजिटिव आंसर है। नीचे और हम देख लेते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। अगला है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर लैंगिक विभेद दर्शाया गया है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता कि जो लड़के होते हैं उनमें कम निर्योग्यता होगा और अगर लड़की हैं तो उनमें ज़्यादा होगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, कोई चांस ही नहीं है इसका सही होने का। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है कि जो शहरी क्षेत्र में बच्चे होते हैं उनमें निर्योग्यता नहीं होती है और जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनमें निर्योग्यता होती है। तो ऐसा कहना भी गलत है। तो ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब ऑप्शन ए और बी में हम देखते हैं तो हमारा जो सटीक आंसर निकल कर आ रहा है वो है ऑप्शन ए। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक जो होते हैं उनमें इस प्रकार की समस्याएं से ग्रसित होते हैं। इस वजह से उनमें जो है निर्योग्यताएं पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर सही हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा जो ग्रसित है या ग्रस्त है वह सो को वास, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो वो किस अक्षमता से ग्रसित है। ऑप्शन ए है डिसमॉर्फिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, सी है शब्द जम्बलिंग विकार, डी है डिसलेक्समिया। तो आप पढ़े होंगे कि जो बच्चे पठन विकास संबंधी त्रुटियां करते हैं तो वो किससे ग्रसित होते हैं, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है क्योंकि वह सो को क्या देख रहा है, पढ़ रहा है, वास पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो ये पठन संबंधी विकार हो गया, तो इसलिए डिसलेक्सिया यहाँ पर सही होगा। अगला है हमारा तीसरा। यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। अफेजिया क्या होता है, भाषा और संप्रेषण संबंधी जो अधिगम आसक्तता होती है या अक्षमता जो होती है वो अफेजिया बोली जाती है। डिस्ग्राफिया लेखन मतलब लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया बोली जाती है। डिसकैलकुलिया में, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है। तो अंक गणित को समझने में जो कठिनाई होती है वो डिसकैलकुलिया बोला जाता है। और डिस्थीमिया क्या होता है, जो बच्चा गंभीर तनाव की स्थिति में होता है तो उसको डिस्थीमिया अक्षमता बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अगला है, चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रकरण, श्रेणीकरण। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि चिंतन की जो सूचना है, सूचना प्रकरण सिद्धांत में है, कौन से चरण पहले आते हैं, उसके बाद कौन सा चरण आता है। मैं इसका जो क्रमबद्ध है वो आपको बताना है चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत के अनुसार। तो पहले क्या होगा, पूर्व प्रकरण होगा, फिर क्या होगा, श्रेणीकरण होगा, उसके बाद प्रतिक्रिया का चयन होगा,
जब प्रतिक्रिया का चयन हो जाएगा तो उस चयन के आधार पर क्रियान्वयन होगा। तो इस तरह पहला जो है तीसरा आता है पहले पे, तो यहाँ पर तीसरा केवल बी और डी में आ रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि 3 के बाद हमारा 4 है श्रेणीकरण, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। चिंतन मानव मस्तिष्क में निरंतर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है। तो चिंतन क्या है? मानव मस्तिष्क में निरंतर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है। समस्याओं के समाधान के क्रम में मानव विभिन्न साधनों के संबंध में चिंतन करके समाधान को प्राप्त करता है। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में विभिन्न चरणों का क्रम इस प्रकार होगा: पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण होगा उसका, फिर प्रतिक्रिया का चयन होगा, फिर चयन के आधार पर क्रियान्वयन होगा। तो ये क्रम से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो यही पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर। और हम देख लेते हैं ऑप्शन, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बिल्कुल गलत है, हमेशा स्वतंत्र नहीं होते। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ये भी गलत है। जो प्रतिभाशाली होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, ना कि अंतर्मुखी होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये भी बिल्कुल गलत है। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें जो कुछ करना होता है वो स्वयं करते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं। और भी देख लेते हैं क्या उनमें गुण होते हैं। अत्यंत जिज्ञासु होते हैं, चिंतन की क्षमता अधिक होती है, शब्दकोश इनके पास ज़्यादा होता है, मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, कठिन कार्य आसानी से निपटाते हैं, उच्च प्रतिस्पर्धा का गुण भी पाया जाता है। तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लक्षण हैं। पांचवा है हमारा आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉन डोनाल्ड नील मिलर। व्याख्या देखते हैं हम, क्यों सही होगा। आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जॉन डोनाल्ड नील मिलर। पुनर्बलन का अभिप्राय किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या करता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है यहाँ पर। तो इस तरह ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है: डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। यहाँ पर अगर हम डिस्थीमिया की बात करें तो ये चिंतन से संबंधित होता है, तनाव से संबंधित होता है। डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणितीय अक्षमता से होता है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से होता है। तो यहाँ पर बचता है हमारा डिसग्राफिया। तो लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है, तो लेखन संबंधी अक्षमता किस में आएगा? वो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में आएगा, क्योंकि उनके अंगुलियों में, उनके हाथों में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, विकार हो सकता है, तो उससे उनके लिखावट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह लेखन से संबंधित जो त्रुटि होगा, जो अक्षमता आती है बच्चों में, वो डिस्ग्राफिया बोली जाती है। तो इस तरह ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक आंसर होगा, डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। अगला है किशोर डैश को अनुभव करते हैं: जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव और स्वयं के सराक। तो किशोर
डैश का अनुभव करते हैं, जीवन के बारे में परितृप्त के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्म सिद्धि के भाव। तो अगर हम किशोर की बात करें जो जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष होती है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं अपने भविष्य को लेकर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव ज़्यादा करते हैं। जब बच्चा जो है किशोरावस्था में आता है 12 से 18 वर्ष के मध्य, तो इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता द्विधा में रहता है कि हम किस कार्य को अपनाएं कि जिससे आने वाला जो भविष्य मेरा है वो सुधर जाए। तो उनमें दुश्चिंता होती है, दुविधा होती है और स्वयं से संबंधित सरोकार की भावना रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं भी हूँ। तो ये सभी भावनाएं जो है किशोरावस्था में विकसित होते हैं उनके अंदर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? फुदकना, लिखना, दौड़ना, करना। तो यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल की बात की गई है। तो फुदकना ये सूक्ष्म नहीं है, ना दौड़ना ही सूक्ष्म है, ना चढ़ना ही। लेकिन यहाँ पर लिखना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल है, क्योंकि हमें हाथ से लिखना होगा। पेन से कॉपी पे लिखने की जो क्रिया है वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें गति नहीं इसमें करना होता है, लेकिन फुदकना, दौड़ना और चलना में ज़्यादा गति करना होता है। तो इसलिए लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है यहाँ पर। अगला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन बी है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लिखा है सहायता ना करना। और डी में देखें तो बच्चे उन बच्चों के संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं से नहीं सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन ए इसी के अंतर्गत आता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, मतलब सहयोग करके समस्या का समाधान करना। तो ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। सहयोग किस में आएगा? जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, तब उनमें जो है सहयोग की भावना विकसित होगी। तो इस तरह वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान निहितार्थ है उसमें। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। इसको आपको याद रखना है कि स्वनिम भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई होती है। इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु यदि किसी शब्द के साथ इनको लगा दिया जाता है तो ये उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे ई, थ आदि। स्वनिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम को मानी जाती है। अगला है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी?
तो फार्मूला आपको याद रखना है कि बुद्धिलब्धि की फार्मूला क्या होता है, बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर बुद्धिलब्धि दे दिया है, बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किया है, तो बुद्धिलब्धि क्या होगा 75 इज इक्वल टू मानसिक आयु। तो यहाँ पर जो है मानसिक आयु नहीं दिया है, मेंटल एज, अपॉन जो वास्तविक आयु यहाँ पर दिया है कि 16 वर्षीय बच्चा है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मानसिक आयु हमारी निकल आएगी। 75 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा, इंटू 100 भी यहाँ पर होगा, सॉरी। तो इस तरह इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 12 वर्ष। कितना आएगा, 12 वर्ष। सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ से 4 काटेंगे 25 आएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 आएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। अगला है, तो ये जो बुद्धिलब्धि की फॉर्मूला है वो किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, और टर्मन ने उसमें 100 का गुणा किया था। इसके पहले जो स्टर्न थे उन्होंने केवल फार्मूला दिया था लेकिन 100 का गुणा उसमें नहीं था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है हमारा बुद्धिलब्धांक सामान्यतः डैश से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पूर्ण रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च, फिर है मध्यम, फिर है कम से कम। तो बुद्धिलब्धांक जो होते हैं सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं, उच्च रूप से संबंधित होते हैं। बुद्धिलब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ज्ञान अर्जन बालकों में बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ही प्रत्येक छात्र के आगे बढ़ने के पथ को पुष्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, उच्च। क्या होगा, उच्च। अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये बिल्कुल गलत है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यहाँ पर बाह्य कारक गलत होगा। और दूसरा ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो अगर उसे अभिप्रेरित किया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको अप्रेरित करने से वो अधिकतम रूप से सीख जाएगा। अगर जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तब तक वो अधिकतम सीख नहीं पाएगा। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाता है। सटीक आंसर यही होगा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि जो होती है सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब तक हम उस कार्य के प्रति संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह ऑप्शन डी मुझे सटीक लग रहा है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर लिखा है अभिप्रेरण के माध्यम से कार्य करने की आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित नियतार्थ देता है, सिवाय विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता, ये भी सही है क्योंकि ये बहुबुद्धि सिद्धांत है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि जो इमोशनल वाली जो होती है उसको कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि, तो ये बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ये भी सही है। ये दोनों अलग अलग हैं।
उससे कंपेयर नहीं कर सकते बुद्धिलब्धि का संवेगक बुद्धि से। ऑप्शन डी है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो विशिष्ट समुच्चय यहाँ पर दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ऑप्शन डी के। सिवाय ऑप्शन डी के ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। तो यहीं पर इस गलत ही यहाँ पर पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ऑप्शन डी के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, जो बहुबुद्धि सिद्धांत में निहितार्थ नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। गार्डनर ने 6 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि इसमें शामिल है। वैयक्तिक बुद्धि को के अंतर्गत अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में विभाजित किया था। तो इस तरह ऑप्शन 4 जो है डी गलत हो जाएगा। अगला है एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए जब हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि निर्धन परिवार के लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला अधिक प्राप्त। तो ये डिसाइड नहीं करता कि अगर बच्चा धनी परिवार से है तो वो अधिक अंक पाएगा और गरीब है तो कम अंक पाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करें, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों समान हो जाएं। तीसरा ऑप्शन है धनी आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बचता है जो सही है। तो क्या कहता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। वो जिस परिवेश में पलेगा बढ़ेगा वो उसी में अपना ज्ञान प्राप्त करेगा और उसी से बुद्धि लब्धांक प्रभावित होगा। अगला है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय? विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों ध्यान रखता है। विद्यार्थियों की क्षमताएं, इसको भी ध्यान देखता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, अगला देखते हैं विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो त्रुटियां भी ध्यान रखी जाती हैं सीखने के आकलन में, लेकिन यहाँ आवश्यकताएं की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर सीखने का आकलन किया जा रहा है उसमें ध्यान रखा जा रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? अधिगम शैलियों का, उनकी क्षमताओं का और उनकी त्रुटियों का ध्यान दिया जाता है, ना कि उनकी आवश्यकताओं का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा, इसके सिवाय और तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो यही पूछा गया है कि सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय। अगला है 17, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति का,
अनुशासित स्वभाव का, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का, परीक्षण करने की प्रवृत्ति का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मृति का बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व नहीं है और ना ही अनुशासित स्वभाव का। अनुशासित स्वभाव रहकर क्या करेगा अगर उसमें ज्ञान ही ना हो, पढ़ाने का कोई तरीका ना हो, तो ना स्मृति यहाँ पर सही होगा, ना अनुशासित स्वभाव सही होगा और ना ही परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में किन योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। के आदान प्रदान के लिए उचित विधियों और माध्यम को अपनाने पर जोर देना चाहिए। प्रभावशाली अध्यापक वही होते हैं जो उचित, सफल, अधिक अनुभव की तरफ अग्रसर करें। ये सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देता। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर यह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह राधिका को उसकी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो राधिका है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, वो राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं और राधिका कोई उत्तर नहीं दे पाता है। तब वो क्या करती हैं? मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं और वो फिर क्या महसूस करती हैं कि मोहन उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो प्रश्न के शब्दों को वो बदल देती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया है। वो चाहती तो राधिका से जो प्रश्न पूछी थी उसमें भी वो चेंज करके उससे पूछ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, केवल मोहन के साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। डी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। पालन नहीं करवा सकते बच्चों के साथ। तो ये सब जो है निगेटिव वर्ड्स हैं, जो ऑप्शन में अगर आता है ऐसा वर्ड कि कड़ाई से पालन करना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुरुष या महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। फिर ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो ये भी गलत है। ये तो लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। क्या? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। लिंग संबंधी भेदभाव का आधार सामाजिक मान्यताएं और प्रचलित रूढ़िगत विचार हैं। ऐसी मान्यताओं के अंतर्गत जहां एक लिंग का पक्ष लिया जाता है वहीं दूसरे के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कार्यों का लैंगिक आधार पर विभाजन भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। विद्यालय में लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करके शैक्षिक लिंग भेदभाव से बचा जा सकता है। तो इस तरह अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन 20, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा?
बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, आवासीय विद्यालय खोलना, मतलब हॉस्टल जैसे आवासीय विद्यालय खोलने का मतलब है कि बच्चा जहाँ रह रहा हो उसी के आसपास विद्यालय खोलना। ऑप्शन सी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय में बच्चों को एकत्र करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे को लेकर आए। तो ये भी मुमकिन नहीं है ऐसा करना। और बच्चे को आकर्षित करने के लिए रोज़ 5 रुपये देना प्रतिदिन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आवासीय विद्यालय खोलना ये ज़्यादा उचित है। वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है आवासीय विद्यालय खोलना, ताकि वो आराम से उस विद्यालय में पहुंच सकें। वंचित बच्चों को विद्यालय में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्तर पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की परिकल्पना भी इसी उद्देश्य से की गई थी। ऐसे विद्यालयों में बालकों को शिक्षा, आवास, भोजन, पाठ्य सामग्री आदि उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण वंचित वर्गों के बच्चों में शिक्षा के मौलिक अधिकार प्राप्त होता है और उनमें शिक्षा के प्रति लगाव भी बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी। सफल समावेशन का मतलब ही होता है शामिल करना, हर वर्ग के बच्चों को शामिल करना, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, किसी भी प्रकार की अक्षमता का बालक हो, सभी को समावेशित करना मतलब सम्मिलित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख रहे हैं लिखा है पृथक्करण, तो इसकी आवश्यकता समावेशन में नहीं होती है। तो देख के ही पता चल गया ये ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब यहाँ पर नेगेटिव पूछता है कि किसकी ज़रूरत नहीं है समावेशन में, पृथक्करण। अगला है शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। समझ में आया? शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, यह हाथ में किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें से यहाँ पर ज़्यादा सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, इस आधार पर किया जा सकता है। अगला है 23 नंबर, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन। यहाँ पर अभिभावक की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहिष्करण ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अन्य शिक्षक ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा विद्यार्थियों और समावेशन। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो सामग्री का चयन करने के लिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। 24 निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि, क्या अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ योजना बनाने गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा कि अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर प्राप्त दिए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्याओं को समाधान विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ऑप्शन सी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसे परिपूर्णता की उपेक्षा करना। तो ये ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से करने के लिए कोशिश करे तो उसे परिपूर्णता की ओर अपेक्षा करने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास। क्या होता है? निष्पादन उपन्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अप्रेरणा बालकों को विद्यालय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक तथा प्रबल इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनमें निष्पादन उपागम अभिन्यास की वृत्ति होती है। अगला है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन सी है समूहगतियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने के लिए अनुमति कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत होता है। सही और सटीक आंसर क्या होता है कि प्राथमिक विद्यालय में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। 28वां है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरे प्रिय मित्र। तो मेरा परिवार यहाँ पर बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि बच्चा जब भी जन्म लेता है तो अपने परिवार में होता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, फिर उसी में पलता है, बढ़ता है, फिर वो समाज के और अन्य वर्गों के लोगों से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अगर नर्सरी कक्षा की शुरुआत की बात करें तो हमारा परिवार सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी मेरा परिवार। बच्चों द्वारा की जाने वाले त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य पूछा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए।
ऑप्शन बी है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि पाठ्यक्रम पूरा कराने के चक्कर में ये ध्यान ही ना दे कि कौन सा बच्चा कहाँ गलत कर रहा है। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो ये भी गलत है, पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी की एक बात करें तो यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो अभी कल हम परसों कराए थे एक और पेपर, उसमें ऐसा आया था कि व्यवस्था फेल होने का मतलब क्या है कि जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षक हैं, उन्होंने सही तरीके से सही विधियों का प्रयोग करके बच्चे को शिक्षा नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये इसका मतलब हुआ कि व्यवस्था फेल हुआ, ना कि बच्चा फेल हुआ। आपने जिस उद्देश्य से उस बच्चे को पढ़ाया है, अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो आपका पढ़ाना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सटीक आंसर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है, बिल्कुल गलत है, मौलिक नहीं होती समस्या वातावरण से पैदा होती है। सही उत्तर प्राप्त करने के सामान्यता एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो समस्या कथन में क्या दिया होता है, संकेत अंतर्निहित। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो सीटेट 2012 नवंबर में आ चुके थे। आई होप आप समझ में गए होंगे कि सीटेट का पेपर किस प्रकार बनता है और किस प्रकार हमें सॉल्व करना होता है। तो आप पहले ध्यान देंगे कि चारों ऑप्शन, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपको तीन ऑप्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा और एक ऑप्शन आपको पॉजिटिव होगा मिलेगा। तो आप पॉजिटिव पे टिक करिए। अगर 3 नेगेटिव मिल रहा है, 1 पॉजिटिव मिल रहा है, अगर 1 नेगेटिव मिल रहा है और 3 पॉजिटिव मिल रहा है तो नेगेटिव वाला सही होगा। तो ये ट्रिक है कुछ। तो एक वीडियो हम बनाएंगे ट्रिक पर भी। तो बताइए आपको कैसे लगी ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।